वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आई एम ऑल्सो फाइन एंड डूइंग वेल। लेट मी चेक द ऑडियो वीडियो। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। यस। सो आप लोगों ने वीडियो अब तक के जितने भी लेक्चर्स अपलोडेड है यूट्यूब पे वो देख लिया है। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप गूगल क्लासरूम में ऐड नहीं हो जहाँ पे ये जो भी कंसेप्ट नोट्स है आपको उस गूगल क्लासरूम में ही मिलेगा। क्वेश्चन बैंक भी गूगल क्लासरूम में ही मिलेगा। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको आप फिलअप करो, गूगल फॉर्म को फिलअप करो, आपको गूगल क्लासरूम मिल जाएगा एंड ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, आज का आप लोगों ने देख लिया होगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे दिस म्यूचुअल फंड का यील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड यील्ड हम लोग ने एक बार और भी पढ़ा है। वो जो हम लोग ने पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था दिस रिटर्न के बारे में। ये म्यूचुअल फंड का रिटर्न इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ने देखा था। अभी भी जो हम करेंगे वो थोड़ा इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। बट ये वाला जो रिटर्न हम लोगों ने निकाला था ना, ये वाला रिटर्न हम लोग ने पर यूनिट यानी पर नैव के इन्फॉर्मेशन पे निकाला था कि पर नैव अगर नैव 10 रुपीज से 11 रुपीज हो गया, हमें पर नैव के ऊपर 1 रुपीज का कैपिटल गेन मिला है, रिसीव्ड हुआ है। पर नैव के ऊपर अगर हमें 1 रुपीज का डिविडेंड मिला है तो कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम लोग ने उसके रिगार्डिंग वो किया था। अब जो हम लोग म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखने जा रहे हैं, अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं टोटल अमाउंट बेसिस पे कि टोटल मुझे इतना डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, टोटल मैंने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, टोटल मेरा एंड में अमाउंट इतना हो गया। उसके बेसिस पे हम लोग कैसे म्यूचुअल फंड का यील्ड निकालेंगे वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब मैं वो वाला वीडियो पढ़ा रहा था उस वाले में मैंने बताया भी था उस वीडियो में कि वहाँ पे हम लोग टोटल बेसिस पे भी काम करेंगे। तो जब टोटल बेसिस वाला क्वेश्चन आएगा हम लोग वो चीज़ें भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो, यू आर इंजॉइंग द वीडियो ऑल्सो। आपको सारी चीज़ें समझ में आ भी रही है। कुछ अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है कंसेप्चुअली इस वाले वीडियोज़ में, आप क्या कर सकते हो, मेल आईडी आपको पता है, इस मेल आईडी पे आपको मेल कर देना है। मेल आईडी इज़ वेरी सिंपल, फीडबैक लिखना है, feedback.cakg1@gmail.com। ठीक है, इस मेल आईडी पे आपको मेल कर देना है एंड आपका जो भी क्वेरी है आई विल सी एंड गिव द आंसर एज अर्ली एज पॉसिबल करके। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड यील्ड के बारे में। म्यूचुअल फंड यील्ड में क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एंड द नंबर ऑफ डेज और द होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ठीक है, तो इस म्यूचुअल फंड यील्ड का दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अब होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों ने। चलो आपको विद एग्जांपल होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या बोलना चाहता है वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। लिसन, दिस इज लेक्चर नंबर 7। ठीक है, और आई कैन से 8.7। नाउ व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड रिटर्न? वेरी सिंपल एग्जांपल, आप लोगों ने डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया 1 जनवरी 2018 को, इस दिन मैंने इन्वेस्टमेंट करी। ठीक है, एंड मेरा डेट ऑफ क्लोजिंग हो गया 31 मार्च 2018। ये क्या हो गया, मेरा क्लोजिंग। अब मैं बोलता हूँ इस पूरे डेज में जब मेरा इन्वेस्टमेंट इस पूरे पीरियड में था तो आई हैव ऑन अर्निंग ऑफ 20%। कितना अर्न किया मैंने, 20%। गॉट इट। तो इस 20% को मैं क्या बोलता हूँ पता है, रिटर्न बोलता हूँ। एक नॉर्मल टर्म्स में उसको क्या बोलूँगा, रिटर्न बोलूँगा। बट ये 20% मैंने कितने पीरियड में अर्न किया, इस पीरियड में अर्न किया, तो इसके लिए इसका नाम क्या रख देते हैं, होल्डिंग रिटर्न पीरियड। कि जितना टाइम तक मैंने उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया था, जितना टाइम तक मैंने उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया था, उस होल्डिंग टाइम में मैंने कितना रिटर्न अर्न किया, इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। और इसके नाम से भी समझ में आता है कि आपने अपना इन्वेस्टमेंट जितने टाइम तक होल्ड करके रखा है उतने होल्ड टाइम में आपने कितना रिटर्न अर्न किया। इट इज नथिंग बट इन सिंपल वर्ड्स होल्डिंग पीरियड रिटर्न। दैट्स इट, बस इतना ही समझना है आपको। अब जो जो तीन चार चीज़ें दी हुई है हम लोग एक एक करके चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक बार जैसे ये डिस्कस हो जाएगा फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। देखो, हम लोग ये जो होल्डिंग पीरियड निकाल रहे हैं ये नंबर ऑफ डेज पे भी निकालेंगे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ सर, कैसा नंबर ऑफ डेज, एग्जांपल इज वेरी सिंपल। लेट्स सपोज योर डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 फरवरी 2027। ठीक है, एंड आप 31 मार्च 2027 को
स्टैंड कर रहे हो, खड़े हो, और आपने बोला कि यहाँ से लेके यहाँ दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ दिन कितने डेज होते हैं, तो यहाँ पे 28 डेज हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे 31 डेज हो जाएंगे, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो इट इज़ समवेयर अराउंड 59 डेज। सो 59 डेज का मुझे क्या निकालना है, रिटर्न, कि 59 डेज में मैंने कितना रिटर्न अर्न किया, वो भी यही क्वेश्चन से डील होगा जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, कि मेरा जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, माई होल्डिंग पीरियड इज नथिंग बट 59 डेज, एंड इस 59 डेज से लेट्स सपोज आई हैव ऑन समवेयर अराउंड 10%, तो मैं बोलूँगा क्या, माई होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऑफ 59 डेज इज नथिंग बट 10%, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा ऐसा देखा हुआ आता है, वो बोलता है म्यूचुअल फंड यील्ड निकालो एंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एंड द नंबर ऑफ डेज, या फिर होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालो, तो आपको ये जो स्टेप्स हैं यही सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है, एंड एक ब्रॉड फार्मूला है, वो बड़ा वाला फार्मूला वहाँ पे अप्लाई करना है, सारे वैल्यूज पुटअप करना है, जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो आपका आंसर बन जाएगा। अब यील्ड का मतलब क्या होता है, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड तो आप सबको पता है, यील्ड का मतलब होता है अर्निंग। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बोलूँ यील्ड, यील्ड को दूसरे वर्ड्स में हम लोग अर्निंग भी बोलते हैं, रिटर्न्स भी बोलते हैं, अर्निंग्स भी बोलते हैं, एंड यूजुअली जो रिटर्न होता है वो परसेंटेज फॉर्म में होता है। हमेशा याद रखना, यूजुअली जो रिटर्न्स होते हैं वो हम लोग ज़्यादातर हम लोग परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं, बट हम लोग सेफर साइड में जाएंगे, हम परसेंटेज में भी लिखेंगे एंड डेसिमल्स में भी लिखेंगे। यील्ड भी रिटर्न का दूसरा नाम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज। यानी आप यील्ड बोल दो या फिर आप उसको रेट बोल दो, बट जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर जो चीज़ें टर्म यूज़ की है, दैट टर्म इज नथिंग बट द यील्ड, ठीक है। चलो अब एक एक करके चीज़ें समझते हैं, जो भी यहाँ पे लिखा है, फिर हम लोग मेन चीज़ पे जाएंगे। अगर मैं बोलूँ फाइंड आउट द ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स और द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, मुझे पता लगाना है कि मेरे ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, या फिर मैंने जब इन्वेस्टमेंट किया एक म्यूचुअल फंड कंपनी में तो मुझे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे मिले। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आई हैव इन्वेस्टेड, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, एंड इन्वेस्टमेंट की अमाउंट थी 1000 रुपीज़, ठीक है। एंड जिस नाव पे मैंने इन्वेस्ट किया, जब मैं इन्वेस्ट कर रहा था उस टाइम पे जो नाव चल रहा था वो चल रहा था 50 रुपीज़, ठीक है। अब मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे, एकदम वेरी सिंपल, 1000 रुपये इन्वेस्ट किया 50 रुपीज़ के नाव पे, तो डिवाइड कर देंगे, 1000 डिवाइड बाय 50, मस्त में करो, कहाँ चला गया, 1000 डिवाइड बाय 50, 20 यूनिट्स, ठीक है। तो आपको कितने यूनिट्स मिल जाएंगे वहाँ पे, 20 यूनिट्स, एंड बाय दिस यू कैन गेट व्हाट, द ओपनिंग यूनिट्स, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ यूनिट्स वी विल गेट एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हेन वी इन्वेस्टेड करके। और इसको हम लोग ने दूसरे वर्ड्स में क्या लिखना है, ये मेरा 1000 क्या था, 1000 इज नथिंग बट माई इन्वेस्टमेंट वैल्यू, दिस इज वॉट इज नथिंग बट नैव एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है जो कि एकदम लॉजिकली ड्रिवन है। अगर आपको मैं बोल दूँ ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स निकालो, एकदम सिंपल, जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ऊपर रखना है, डिवाइड बाय जिस दिन मैं इन्वेस्ट कर रहा था उस दिन का नैव क्या था उसे डिवाइड कर देना, दिस इज इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड डिवाइड बाय नैव ऑन द इन्वेस्टमेंट डेट। एंड इसी का दूसरा एक दूसरा फॉर्मूला बन सकता है, अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट या नैव नहीं दिया, आपको डायरेक्टली ओपनिंग वैल्यू दे दिया है, तो उसको आप कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ यूनिट्स। सो फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल ओपनिंग वैल्यू ऊपर रख देना एंड डिवाइड बाय जो भी ओपनिंग नाउ पर यूनिट होगी वो नीचे रख देना। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन द ओपनिंग डेट, कि ओपनिंग डेट पे मेरा कितना नंबर ऑफ यूनिट्स था। वेरी सिंपल, बस इसी को हम लोग ने रेप्लिका करते हैं। अगर मैं बोलूँ माई ओपनिंग यूनिट्स इज 10,000, माई ओपनिंग वैल्यू इज 10,000 एंड द नंबर ऑफ एंड द नाउ पर यूनिट इज 100, तो कितना नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे मिलेंगे, 100 इज माई ओपनिंग यूनिट। मतलब एकदम बेसिक सा चीज़ है, मुझे लिखना था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको ये चीज़ें समझ में, क्योंकि एक क्वेश्चन का पार्ट है, दैट्स वाई। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। होल्डिंग पीरियड म्यूचुअल फंड यील्ड और रिटर्न इन परसेंटेज, चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले पे आएंगे, एक एक करके सारी चीज़ें पे आएंगे। चलो ध्यान दो एकदम अच्छे से, एग्जाम्पल एकदम अच्छे से देखना आप लोग, एग्जाम्पल में एकदम अच्छे से। अब मैं कुछ कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से आपको देखना है। चलो आपने इन्वेस्ट किया ₹1000, ठीक है। जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया उस दिन की जो नैब थी वो थी ₹10, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने मिले होंगे, बेसिक सी चीज़ है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे मिला होगा दैट इज 1000 डिवाइड बाय 10, और आई कैन से आई विल गेट द 100 यूनिट्स, ठीक है।
अब मैं बोलता हूँ मैंने क्लोजिंग नाव निकाला। क्या निकाला? क्लोजिंग नाव। क्लोजिंग नाव की वैल्यू कितनी हो गई? 12 रुपीज़ हो गई। कितनी हो गई? 12 रुपीज़। अब मैं बोलता हूँ फाइंड आउट द इनकम और द यील्ड, कि मुझे पूरा यील्ड कितना हुआ है, परसेंटेज में बताओ यील्ड कितना हुआ। अब इसमें आने से पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला भी डिराइव कराया था 3 बेसिस के ऊपर, उस पर मैं ज़रा लेके जाता हूँ आप लोगों को। दिस फॉर्मूला आई हैव डिराइव्ड कि अगर कभी भी आपको इनकम निकालनी है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है आप उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको कभी भी रेट निकालना है, यील्ड निकालना है या फिर रिटर्न्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, जो भी उसकी इनकम है आप उसको ऊपर लिख दो, एंड जो भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है आप उसको नीचे लिख दो। एंड अगर इन्वेस्टमेंट वैल्यू चाहिए तो इनकम ऊपर लिखो, रेट नीचे लिखो। तो हमको अभी क्या निकालना है? रेट निकालना है, यील्ड निकालना है इन परसेंटेज। तो क्या करना है, जो भी इनकम आएगी ऊपर एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू विल बी एट डाउन साइड करके। तो यहाँ पे हम लोग इनकम देखते हैं कि हम लोग ने कितना इनकम अर्न किया। तो देखो क्लोजिंग नैव कितना हो गया, NAV 12 रुपीज़। तो मैं बोलूँगा व्हाट इज माई क्लोजिंग वैल्यू। सो माई क्लोजिंग वैल्यू इज नथिंग बट आई हैव 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ₹12, एंड ये कितना बन गया? 1200। एंड मैंने इन्वेस्ट कितना किया था? 1000। सो माई 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट विल नाउ बिकम 1200। ठीक है, एंड इसको मैं अभी इनकम नहीं बोलूँगा, मैंने अभी तक इसको बेचा नहीं है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट वैल्यू में पड़ा हुआ है। इनकम कब बनती है? जब आप उसको बेच, इट इज़ योर इनकम बट इज अनरियलाइज्ड इनकम है, अभी तक आप इसको बेच रहे नहीं हो। और इसको दूसरे तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ ए कैपिटल एप्रिसिएशन, क्योंकि आपका कैपिटल बढ़ा ना, 1000 से कितना हो गया? 1200 हो गया। तो इसको दूसरे टर्म्स में क्या बोलेंगे? कैपिटल एप्रिसिएशन, और कैपिटल यील्ड भी बोल सकते हो। यील्ड इज नथिंग बट इनकम। यील्ड इन परसेंटेज बोला तो अभी हम लोग जो करेंगे दिस डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100, वो यील्ड इन परसेंटेज आएगा। और अगर मैं सिर्फ आपको यील्ड बोल रहा हूँ तो इसका मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे अभी तक बात किसकी चल रही है? इनकम की चल रही है। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि हाउ मच इज माई इनकम। तो इनकम इज़ वेरी सिंपल, 1200 की वैल्यू हो गई, इन्वेस्ट कितना किया था? 1000। बोलूँगा ठीक है, 1200 की वैल्यू हो गई, इन्वेस्ट किया था 1000 एंड डिवाइड बाय 1000, दिस इज 200 डिवाइड बाय 1000 इज माई इन्वेस्टमेंट वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे आंसर परसेंटेज में चाहिए, इसको जैसे ही सॉल्व करूंगा मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 20%। दिस 20% इज वॉट इज नथिंग बट बाय यील्ड हो गया। ठीक है, यहाँ तक इज वेरी मच क्लियर। नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया, 200 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100, इट इज नथिंग बट वट एवर इज माई टोटल यील्ड। जो भी मेरा यील्ड था उसको मैंने ऊपर रखा, जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू था उसको मैंने नीचे रखा, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया? मेरा यील्ड मिल गया, एंड इट इज यील्ड नथिंग बट द म्यूचुअल फंड का यील्ड इन परसेंटेज टर्म। एंड द सेम थिंग आई हैव रिटन हियर विच इज दिस टोटल यील्ड डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो चीज़ मैंने लिखी है दैट इज गेट क्लियर, वेरी सिंपल। टोटल यील्ड ऊपर लिखना है, इन्वेस्टमेंट नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको दो तरह का फ़ायदा होता है, इनकम होता है। एक जो इनकम होगा, फॉर एग्जांपल आपने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है, किसी कंपनी का आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो, तो आप शेयर में जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, जो प्राइस में वेरिएशन आता है, जब प्राइस बढ़ती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन। लेकिन जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखते हो, जब आपको डिविडेंड मिलता है तो आप उसको क्या बोलते हो? डिविडेंड इनकम। तो दो तरह की इनकम, एक अपना इनकम वाला होता है विच इज़ योर कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल इनकम बोल लो, कि अगर मेरे शेयर के प्राइस में इंक्रीज होगा तो उसको मैं क्या बोलूँगा? कैपिटल वाला। एंड दूसरे तरह का इनकम होता है, द सेकेंड इनकम इज नथिंग बट योर डिविडेंड इनकम। दूसरे इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड का इनकम बोलते हैं। ठीक है, अब जो कैपिटल का इनकम होता है वो कैसे मिलेगा? वेरी सिंपल, अब भी हम लोग ने निकाला था वो कैपिटल वाला था, दैट इज कंपेयर द NAVs, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, या फिर आप बोल लो कंपेयर करना है मुझे टोटल वैल्यू, दैट इज कंपेयर द टोटल वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो जैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरा ये क्लोजिंग वैल्यू था 1200, उसको मैंने कंपेयर किया माइनस 1000 किया, तो 200 इज नथिंग बट माई कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ये जो डिविडेंड का इनकम है ये तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकरिंग इनकम आ जाता है, एंड इसको हम कंपेयर नहीं करते, इट इज़ माई पार्ट ऑफ इनकम, इट इज़ माई पार्ट ऑफ इनकम। तो मुझे टोटल इनकम क्या होगा?
अगर मैं ये सेम एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, लेट मी टेक द सेम एग्जाम्पल एंड आई जस्ट ऐड वन थिंग हियर, I just add one thing here which is nothing but dividend and during the, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी चीज़ है, यहाँ पे मुझे ड्यूरिंग द ईयर जो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ वो कितने का हुआ, 100 रुपीज़ का, ठीक है, नॉट 100 का। तो मैं बोलूँगा जो मेरा क्लोजिंग वैल्यू है वो कितना हो गया था 1200, ओपनिंग वैल्यू कितना है 1000, इंक्रीमेंट कितना हुआ कैपिटल वाला 200 का, एंड डिविडेंड वाला इनकम कितना मिला 100 रुपीज़ का, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट नहीं आता, डिस्ट्रीब्यूशन वाला पर यूनिट पे चल जाता है, तो हम लोग वहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग टोटल अमाउंट में देख रहे हैं कि कितना एक्चुअल में हमको यील्ड हो रहा है, इनकम हो रहा है। तो एक तो इनकम हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज होने से, क्योंकि नाव बढ़ गया मेरा। नाव देखो दोनों तरफ अप भी हो सकता है, डाउन, नाव बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो जब कम होगा तो आपको नेगेटिव रिजल्ट आएगा, तो उस टाइम पे आपका कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है, कैपिटल डेप्रिसिएशन बोलते हैं उसको। एंड डिविडेंड का इनकम तो होना ही है, या तो डिविडेंड का इनकम होगा या तो नहीं होगा। जब नहीं होगा तो वहाँ पे जीरो आएगा, जब होगा तो प्लस में अमाउंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मेरा जो इनकम है उस इनकम के दो सोर्स आ गया, एक तो 200 वाला आ गया, दूसरा डिविडेंड का इनकम भी 100 आ गया। इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 300। 300 इज़ वॉट, नथिंग बट माई टोटल इनकम। अब ये 200 वाला मेरा क्या था, कैपिटल यील्ड था, 100 क्या था, डिविडेंड यील्ड। ये दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, टोटल यील्ड मिल गया, ठीक है। बाय एडिंग बोथ ऑफ देम आई विल गेट माई टोटल यील्ड। और अगर इसको मुझे सॉल्व करना है, अब मुझे अगर निकालना है रिटर्न, तो आई विल टेल आई अर्न 300 ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ, इन्वेस्टमेंट तो 1000 ही होगा ना, वो तो चेंज होगा नहीं। ये तो ड्यूरिंग द ईयर आई अर्न, तो मैं क्या बोलूँगा डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देन यू विल गेट योर अमाउंट इज 30%, ठीक है। दिस इज योर 30% ऑफ म्यूचुअल फंड। तो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला भी अपना हो गया डिराइव, दैट इज जो भी आपका टोटल यील्ड होगा उसमें कैपिटल यील्ड भी आएगा प्लस डिविडेंड यील्ड आएगा, एंड डिवाइड बाय आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट नॉर्मल सी अमाउंट है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब तक ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलो। अभी हम एक बड़े फॉर्मूले पे भी आएंगे, बट धीरे धीरे। मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे सारी चीज़ें पहले वेरिएशन लेयर्स निकालते जाए एंड अंडरस्टैंड करते जाए, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज करके जस्ट आप इतना एक बार रीड कर लो, सिर्फ आप इतना रीड कर लो वीडियो पॉज करके। कर लिया, चलो अब ना हम लोग थोड़ा कैपिटल यील्ड को डिस्कस करते हैं कि कैपिटल यील्ड हम लोग कितने वेराइटी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल यील्ड निकालने के हम लोग को यहाँ पे तीन तरीके। कैपिटल यील्ड, इट इज़ अ यील्ड दैट हैपेंस ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन नाव पर यूनिट। या तो नाव पर यूनिट इंक्रीज होगा तो कैपिटल यील्ड फायदा हो जाएगा, प्लस में आएगा। अगर नाव पर यूनिट डिक्रीज हो गया तो हमें माइनस में आएगा। दिस इज कैलकुलेटेड ऑन अ टोटल बेसिस, और हम लोग इसको किस पे कैलकुलेट करेंगे, टोटल बेसिस पे। पहला फॉर्मूला तो ये है, इफ नंबर ऑफ यूनिट्स नॉट चेंज ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया एंड ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट आप कुछ री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, नंबर ऑफ यूनिट्स पहले भी 100 थे बाद में भी 100 है, अगर ऐसा कुछ चेंज नहीं हो रहा तो अब ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। पहला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग नाव माइनस आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट कर देना, या तो फिर नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग नाव माइनस ओपनिंग नाव पर यूनिट, ठीक है। ये जो ओपनिंग नाव पर यूनिट है इसको हम दूसरे टर्म्स में नाव पर यूनिट एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अगर ओपनिंग नाव पर यूनिट नहीं है क्वेश्चन में, नाव पर यूनिट एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन यूज दिस। अभी मैं इस चीज़ को प्रूव करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। और अगर नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो रहा है तो आप कैपिटल यील्ड के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जो कि क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग नाव माइनस ओपनिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ओपनिंग नाव। चलो हमने अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। हम लोग ने अभी जस्ट ये एग्जाम्पल किया, और जहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है हम लोग कितने का यूनिट्स का डिफरेंस दे रहा था, 200 रुपीज़ का इज नथिंग बट माई कैपिटल यील्ड, है ना। दिस 200 कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे हम लोग का जो कैपिटल यील्ड आ रहा था वो कितना आ रहा था, 200 का। अब ये 200 के अमाउंट को मैं दो और तरीके से ला सकता हूँ, तो वो तरीका मैं बस आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड इज व्हाट, आप क्या करो, आप ले लो अपने क्लोजिंग यूनिट्स को, क्लोजिंग यूनिट्स को बाद में लेना, आप ले लो नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। वॉट एवर इज योर नंबर ऑफ यूनिट्स जस्ट राइट इट डाउन, और लेट मी
राइट लाइक दिस इज 200 आया कैसे, 1200 माइनस 1000, 200 ऐसे आया, अग्रीड। अब ये 1200 कैसे आया था, 1200 कैसे लाया था हम लोग ने बोला था जो भी क्लोजिंग वैल्यू है नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय आप 12 कर दो। ये कहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज नहीं होगा, उस केस में आपको कैपिटल यील्ड निकालना है तो कैसे आएगा, तो 100 लेना है नंबर ऑफ यूनिट्स, मल्टीप्लाई किया मैंने नाव क्लोजिंग नाव से, तो मुझे 1200 मिला। तो इस सेम चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि whatever is my number of units, whatever is my number of units, जस्ट आई मल्टीप्लाइड, किससे मल्टीप्लाई किया, नाव पर यूनिट से, और कौन सा नाव पर यूनिट, क्लोजिंग वाला, एंड माइनस कर दिया। माइनस करके ये 1000 कैसे आ रहा है मुझे, ये जो 1000 है, दिस 1000 इज नथिंग बट माई इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ठीक है, लेट मी पुट द वैल्यूज, माई नंबर ऑफ यूनिट्स इज 100, नाव पर यूनिट इज 12 माइनस माई इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज 1000। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 1200 होगा, ये 1000 होगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 200। तो एक ये तरह से मैंने 200 लाया। ये सब आप तरीके क्यों बता रहे हो सर, बिकॉज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सारा डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करके वी कैन सॉल्व इट, एंड डायरेक्ट एक पर्टिकुलर फॉर्मूला ही हम लोग पुट करेंगे एंड पूरा आंसर आ जाएगा। बट इसको लाने के जो तरीके हैं वो मुझे आपको बताना पड़ रहा है, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी करके। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, आपके नंबर ऑफ यूनिट्स तो चेंज हो रहे नहीं है, अग्रीड, तो हम लोग 200 200 एक दूसरे तरीके भी ला सकते हैं कि नैव ओपनिंग कितना था 10, क्लोजिंग नैव कितना हो गया 12, इसका मतलब 2 रुपीज़ का पर यूनिट पे एप्रिसिएशन हुआ है ना, 10 से कितना हो गया 12 हो गया, इट मीन्स 2 रुपीज़ इज एप्रिसिएशन ऑन पर यूनिट। और मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है 100, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2, आई विल गेट 200, सिंपल। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर मुझे कैपिटल यील्ड निकालना है, ठीक है, अगर मुझे सिर्फ कैपिटल यील्ड निकालना है तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इज़ वेरी सिंपल। जो भी आपके नंबर ऑफ यूनिट्स है आप उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, पहले मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 माइनस 10 से, ठीक है, तो इसका आंसर 200 आ ही जाएगा। अब ये 100 क्या है, इट इज़ नथिंग बट माई नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 12 क्या था मेरा, 12 इज़ नथिंग बट माई क्लोजिंग NAV, and this is 10 is what, 10 is nothing but my opening NAV, that's it, done, हो गया। यही सेम चीज़ तो मैंने यहाँ पे भी लिखी है, देखो अभी आप पढ़ो। फर्स्ट फार्मूला नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग नाव पर यूनिट, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग वैल्यू, फिर मैं माइनस कर दूंगा अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को, तो मुझे ओपनिंग वैल्यू माइनस कर दिया तो कैपिटल एप्रिसिएशन पता चल जाएगा। अगर इंक्रीज हुआ पॉजिटिव आया तो एप्रिसिएशन, नेगेटिव है तो डेप्रिसिएशन। सेकेंड फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का डिफरेंस, तो पर किया होगा, ठीक है। बट अगर सपोज करो द सेम डेटा, ठीक है, लेट्स सपोज द सेम डेटा इज व्हाट, दैट माय ओपनिंग नाव इज ₹10, माय क्लोजिंग नाव इज ₹12, ठीक है, बट जो मेरा ओपनिंग यूनिट्स था वो 100 यूनिट्स था, माय ओपनिंग यूनिट्स इज नथिंग बट 100 यूनिट्स, ठीक है, ओपनिंग यूनिट्स इज नथिंग बट 100, एंड जो मेरा क्लोजिंग है वो चेंज हो गया क्योंकि मैंने बीच में कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, वापस से फर्दर री इन्वेस्टमेंट, दैट विल बिकम माय 120 यूनिट्स। तो मेरा क्लोजिंग यूनिट्स अब चेंज हो गया ना, अब मैं वो ऊपर वाले फॉर्मूला नहीं निकाल सकता, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू। तो क्लोजिंग वैल्यू कैसे आएगा, वेरी सिंपल, 120 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 12, तो आई विल गेट माई क्लोजिंग वैल्यू, माइनस कर दूंगा ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू कैसे आएगा, ओपनिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ओपनिंग NAV, बस आई विल गेट माई वैल्यूज। तो इसका आंसर कैसे आएगा, वेरी सिंपल, वॉट एवर इज क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू। क्लोजिंग वैल्यू कैसे आया, अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो इट इज़ नथिंग बट 120 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस ओपनिंग वैल्यू कैसे आएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, so this will come 100 multiplied by 10, this will become not 1200, this will become 14,400, and this will become 10,000 when you minus, so 4,400 is nothing but your capital appreciation, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो अगर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होते हैं। ये सेम चीज़ हम लोग ने इसके पहले वाले में भी एक लेक्चर में किया हुआ है, आपको वहाँ पे क्लिक हो रहा होगा, ठीक है।
बट ऐसा वाला क्वेश्चन आपके उसमें मॉड्यूल में नहीं है, बट ये जस्ट मैंने आपको सेफर साइड के लिए बता दिया, ठीक है। सो दिस इज थर्ड थिंग, अगर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो रहे हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, तो कैपिटल यील्ड कैसे आएगा, वट एवर इज योर क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग नैव माइनस ओपनिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ओपनिंग एनएवी, ठीक है, दैट्स इट। अब समटाइम्स ये जो ओपनिंग नैव है इसको आप क्या लिख सकते हो, नैव पर यूनिट एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब एक कंसेप्ट पे चलते हैं, म्यूचुअल फंड यील्ड ऑन पर एनम बेसिस फ्रॉम एचपीआर टू पर एनम यील्ड, ठीक है। अच्छा, बड़ा ही इजी सा कंसेप्ट है, देख लो। मैंने म्यूचुअल फंड का यील्ड निकाला, क्या निकाला है, यील्ड, वही ऊपर वाला फॉर्मूला आ गया, दैट इज टोटल यील्ड डिवाइड बाय ओपनिंग इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। एंड मैंने जो यील्ड निकाला, मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को 30 डेज के लिए रखा था, कितने डेज के लिए रखा था, 30 डेज के लिए, एंड उसका यील्ड आ गया 5%, क्या आया 5%। अब मैं बोलूँगा इस सेम चीज़ को मैं क्या बोल देता हूँ, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे, HPR, क्या बोलेंगे, HPR। अब यहाँ पे बात ध्यान से सुनो, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ मुझे ना बताओ पर एनम कितनी अर्निंग हो गई, एक थ्योरेटिकली बताओ, थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके बताओ कि पर एनम इस म्यूचुअल फंड ने कितना अर्न करके दिया। तो आप क्या सोचते हो, अरे मैंने तो 30 डेज में 5% कमा लिया, तो 365 डेज में कितना होगा, ऐसे कैलकुलेशन करते ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 30 डेज में अगर मैंने 5% की अर्निंग की, तो 365 डेज में कितनी अर्निंग होगी, सिंपल सी बात है ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप बोलोगे दिस, ये इधर जाएगा यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज डिवाइड बाय 30 डेज, या फिर आप ऐसे कर लो, डिवाइड बाय 30 डेज, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइड बाय 30 डेज, तो इसका आंसर आ जाएगा 60.83%। और अब इसके आगे आप लिख सकते हो पर एनम, कि ये जो रेट है वो पर एनम के, तो क्वेश्चन क्या कहता है हमें, समटाइम्स HPR आएगा, बोलेगा पर एनम निकाल के बताओ, तो पर एनम निकालने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो क्या लगाना पड़ता है, ये लगाना पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये जो सेम चीज़ लिखा है मैंने ऐसे, कैसे लिखा है, ऐसे, ये तो हो गया डेज वाले में। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, अगर आपको किसी भी चीज़ को ये करना, तो आप क्या बोलोगे, मैंने 5% ऑन किया है 30 डेज के लिए, तो आप उसको उससे डिवाइड कर देना। जब आप 5 को डिवाइड करोगे ना 30 डेज से, तो पर यूनिट पे आ जाते हो, मल्टी तो आप 1 डे पे आ जाओगे, जिससे डिवाइड करोगे तो डे पे आ जाओगे, 1 डे, तो फिर 365 डेज के लिए कितना अर्न करूंगा मैं। ऐसे आप लॉजिकली भी थोड़ी चीज़ें डिराइव कर सकते हो विदाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा ही समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ फॉलो द बेसिक फंडामेंटल, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 डेज के लिए इतना, तो 365 डेज के लिए इतना। ये मैंने आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बताया कि अगर आपने 5 डेज का रिटर्न निकाला, सॉरी 5% निकाल रिटर्न निकाला, जो कितने डेज का है, 30 डेज का, तो आप क्या कर देना, 5 को डिवाइड बाय 30 कर देना, तो आप 1 डे पे आ जाओगे, फिर आप मल्टीप्लाई कर देना 365 पे, ऐसे ही, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल, इसको भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब एक बात सुनो, अगर मैं बोलूँ कि मैंने 6% रिटर्न ऑन किया, ठीक है, आई हैव ऑन 6% का रिटर्न, जो मैंने 1 वीक में अर्न किया, तो मेरा 52 वीक में कितना होगा, तो सीधी सी बात है, अब यहाँ पे बेस करोगे 6 डिवाइड बाय 1 वीक मल्टीप्लाई बाय 52 वीक्स, मल्टीप्लाई बाय 52 वीक्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 312%। उसी तरह आप ऑर्डर पे भी जा सकते हो, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ डेज पे भी आ सकते हो, एंड मंथ में भी जा सकते हो। मंथ में कैसा होता है, वेरी सिंपल, यहाँ पे देख लो, अगर मैं बोलूँ मैंने 2 मंथ्स में 10% रिटर्न अर्न किया, तो 12 मंथ में वो कितना बन जाएगा, वेरी सिंपल, 10% रिटर्न अर्न किया 2 मंथ्स में, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करने के लिए, तो 12 मंथ में कितना, तो इट इज़ नथिंग बट 60%, ठीक है, सिंपल। तो इनडायरेक्टली अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैंने जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न निकाला है दैट इज़ HPR, और मुझे इस HPR से जाना है पर एनम बेसिस पे, तो देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इनडायरेक्टली, ये 10% मेरा क्या है, HPR, ये 2 मंथ क्या है, 2 मंथ, अरे इट इज नथिंग बट माई होल्डिंग पीरियड, है ना। एंड ये क्या है, ये इट इज ईयरली डेटा, कि जिस पे मुझे जाना है मैं जस्ट उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा,
वेरी सिंपल, करेक्ट। तो इनडायरेक्टली क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो भी मेरा म्यूचुअल फंड का होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, अगर इससे मुझे जाना है म्यूचुअल फंड के पर एनम डेटा पे, मैं बोलूँगा होल्डिंग पीरियड रिटर्न डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ वीक्स और क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मंथ मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ डेज 365, नंबर ऑफ वीक्स 52 स्लैश और आई कैन से 12 मंथ्स। दिस इज द फॉर्मूला, वन ऑफ द वेरी सिंपल। अगर मुझे जाना है म्यूचुअल फंड होल्डिंग पीरियड रिटर्न से किस पे, म्यूचुअल फंड के 12 मंथ पर एनम डेटा पे, तो मैं क्या करूँगा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न इधर लिखूंगा एंड नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वीक, नंबर ऑफ मंथ यहाँ पे लिखूंगा एंड मल्टीप्लाई करूंगा 365, 52 एंड 12 मंथ्स। अब मैं आपको रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूँ। रिवर्स क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। मेरे पास जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो है पर एनम बेसिस पे। किस पे बेसिस पे है, पर एनम। एंड पर एनम से मुझे जाना है म्यूचुअल फंड के होल्डिंग पीरियड रिटर्न पे। तो क्या मैं जा सकता हूँ? ऑफ कोर्स आप जा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ये सेम फॉर्मूला को बस उल्टा कर दो। जो म्यूचुअल फंड पर एनम है उसको यहीं पे रखो। मुझे क्या चाहिए, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, मैं इसको यहीं पे रखूंगा। ये पूरे टर्म्स को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये जो मल्टीप्लाई उसको डिवाइड में कर दूंगा। सिंपल है। देखो, अगर मुझे चाहिए होल्डिंग पीरियड रिटर्न तो मैं म्यूचुअल फंड लूँगा। मैं ना सेम चीज़ यहीं पे लिखता हूँ, ऐसे वैसे आपको समझेगा। म्यूचुअल फंड पर एनम मैंने यहाँ पे लिया, डिवाइड बाय ये जो इसके डिवाइड में उसके मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ मंथ, एंड ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है उसके डिवाइड में चलेगा, दैट इज़ 365, 52 एंड 12। एंड इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, HPR। ये क्यों बता रहे हो सर? बताऊँगा, इसका भी टाइम आएगा, वो भी बताऊँगा, बट अभी के लिए आप ये चीज़ समझ लो कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ से यहाँ कैसे जा सकते हो, वहाँ से यहाँ कैसे जा सकते हो, ठीक है। पर एनम है तो वो उसको टोटल ईयरली से डिवाइड कर दो एंड जो आपको रिक्वायर्ड है उसे आप मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है। या फिर आप पर यूनिट पे आओ और फिर जो आपको रिक्वायरमेंट है आप उस पर चल जाओ, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्मूला, जो कि ये आपका फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया। अगर आप इसको पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। अगर मैं बोलूँगा म्यूचुअल फंड का यील्ड ऑन पर एनम बेसिस, दैट इज फ्रॉम HPR टू पर एनम यील्ड पे जाना है, तो क्या होगा, जो भी आपका म्यूचुअल फंड पर एनम बेसिस पे आना है तो आप क्या करोगे, होल्डिंग पीरियड रिटर्न लेना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज मंथ एंड वीक्स, मल्टीप्लाई बाय 365 डेज 12 मंथ, मतलब जैसे भी वीक्स डेज जो भी डेटा मांगा वो आप यहाँ पे लिख देना। इट इज़ और इट इज़ नॉट डिवाइड। और अगर आपको म्यूचुअल फंड यील्ड पर एनम बेसिस से HPR पे आना है तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज नथिंग बट जो भी म्यूचुअल फंड पर एनम बेसिस होगा उसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, 365, 12 एंड 52 से, एंड फिर आप मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ डेज मंथ एंड वीक्स से। दिस इज हाउ यू विल गेट योर per annum to HPR and HPR to per annum. Just take a pause of the screen and just have a read. एक बार आप इसको रीड कर लो, ठीक है, प्लीज। एंड जस्ट 1 मिनट मैं चलो थोड़ा पानी पीने चला गया था। ऑडियो वीडियो इज क्लियर, ठीक है। अब तक आपने यहाँ तक पढ़ लिया, वेरी गुड। अब थोड़ा सा 5 मिनट पेशेंस और रखो, एक मस्त फॉर्मूले का आपको खुलासा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे एंड मस्त करके ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आओ थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको। तो मैंने आपको यहाँ तक चीज़ें पढ़ा दी, अब थोड़ी चीज़ें और देख लो। अब बोल रहा हूँ, बात सुनो मेरी। मुझे चाहिए म्यूचुअल फंड का पर एनम का रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड के अगर आपको पर एनम का रिटर्न चाहिए ना सर, तो आप एक काम करो, HPR ऊपर लिखो, नंबर ऑफ डेज नीचे लिखो और मल्टीप्लाई बाय 365 कर दो, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ, तो लिखो, लिख दिया मैंने, HPR लिख दिया, डिवाइड बाय यहाँ पे नंबर ऑफ डेज नीचे आप लिख देना सर, ठीक है। तो इससे पता पर डे पे आ जाओगे, फिर आप 365 से मल्टीप्लाई कर देना। अभी जो मैं सिनारियो आपको बता रहा हूँ नंबर ऑफ डेज का बता रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे मंथ एंड वीक्स होगा तो आप जस्ट रिप्लेस कर देना। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से सुनो, इस सेम चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, HPR, सेम ही तो लिखा आपने, आगे देखो, मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। कैन आई राइट लाइक दिस? यस सर, ऑफ कोर्स यू कैन राइट लाइक दिस, गुड। अब ये जो मेरा HPR था वो क्या था, पढ़ाया था सर हम लोग ने, आपने हमें पढ़ाया था, अभी जस्ट तो पढ़ाया आपको, देखो ऊपर जाओ, HPR पढ़ाया ना यहाँ पे, ये देखो HPR क्या था, ये था, ये
कहाँ गया HPR, दिस टोटल यील्ड अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 पढ़ा है ना, हाँ। तो इसको लिखो, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है होल्डिंग पीरियड म्यूचुअल फंड यील्ड, तो ये वहाँ पे। तो क्या मैं HPR के जगह पे, क्या मैं HPR के जगह पे ये लिख सकता हूँ, टोटल यील्ड अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100? यस लिख सकते हो सर, ऑफ कोर्स लिखो। चलो मैं यहाँ पे ये लिख के देखता हूँ, ठीक है। तो लेट मी राइट लाइक दिस, टोटल यील्ड अपॉन इन्वेस्टमेंट multiply by 100 multiply by 365 and multiply by number of days। समझा यहाँ तक चीजें? वेरी गुड। अब क्या मैं ये सेम चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, फाइनल कट टोटल यील्ड डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय 100। ये मल्टीप्लाई बाय 100 करने से परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, नहीं करोगे तो आपका आंसर डेसिमल्स में आएगा, और कोई यहाँ पे फर्क आता नहीं। तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल फंड का यील्ड ऑन पर एनम बेसिस, दिस इज योर फॉर्मूला विच इज नथिंग बट टोटल यील्ड डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको म्यूचुअल फंड का पर एनम का यील्ड निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला बस लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला कैसे आया वो बताने के लिए मुझे पूरा बताना पड़ा, एंड मैंने ये इसलिए आपको बताया है ना, ताकि अगर एग्जाम में म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन को ऊपर नीचे कहीं पे घुमाया, आप घूम नहीं पाओगे। अब आप उसको घुमाओगे, बोलोगे देखो मेरे को आता है और मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ऐसे आप एकदम मत, किस में रहोगे पता है, विश्वास में रहोगे। चलो देखो, तो अभी मैंने जो लिखा वो यही लिखा, दैट इज म्यूचुअल फंड यील्ड पर एनम टोटल यील्ड डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये टोटल यील्ड के जगह पे मैंने आपको एक चीज़ और बताई, आप टोटल यील्ड के जगह पे क्या लिख सकते हो, कैपिटल यील्ड प्लस डिविडेंड यील्ड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड होना चाहिए, ठीक है, एक बात याद रखना, डिविडेंड रिसीव्ड डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 100। कुछ नहीं किया, बस टोटल यील्ड के जगह पे मैंने ये लिख दिया। क्या इस जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि अगर मुझे ये कैपिटल यील्ड निकालना है तो कैपिटल यील्ड के लिए मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग नैव माइनस ओपनिंग नैव प्लस डिविडेंड रिसिप्ट। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, एंड डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट वैल्यू विच इज़ नथिंग बट 365 मल्टीप्लाई बाय 100। दैट्स इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ थिंग करके नहीं, इट इज़ जस्ट मैंने आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मूला बताया है। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करो एंड इसको एक बार शिद्दत से रीड करो। एंड हाँ, इसके जगह पे आप एक दूसरा वाला वैल्यू भी यूज कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ इट यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, द नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग नैव माइनस ओपनिंग नैव। तो आप ये यूज करके भी एक चौथा फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो। चाहिए तो मैं ये नोट्स के नीचे उस चौथे वाले को भी लिख दूंगा, तो यू विल हैव एन आइडिया करके, ठीक है। जस्ट एक बार आप वीडियो पॉज कर लो एंड इसको आप रीड कर लो। गॉट इट? प्लीज डन, रीड कर लिया। चलो आप लोगों के लिए चाहिए तो मैं फोर्थ वाला फॉर्मूला भी अभी लगे हाथ लिख देता हूँ, क्या है ना, लिख देंगे तो टेंशन नहीं रहेगा। रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है सर। आप लिखे कहाँ, आप तो कॉपी कर रहे हो। टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करना चाहिए। हम्म, आएगा, अब आएगा, अब तो आ जाना चाहिए। अभी भी नहीं आ रहा है, रुक जाओ। सेम ही है क्या? अरे हाँ सेम ही था। क्या कर रहे हो सर आप, रुक जाओ, पेशेंस। दिस वन इज दिस। तो वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ा लेना ऐसे, है ना। एंड वैसे भी आप वीडियो तो 1.5 की स्पीड में, 1.5 के स्पीड में देख रहे होगे, ठीक है। डन, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला भी लिख दिया जस्ट फॉर योर रेफरेंस।
चलो, अब लिखा है रेफर क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। अगर आपने वीडियो पॉज करके सारे फॉर्मूले लिखे हो तो भी वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखा तो ये नोट्स तो आपको कहाँ मिलेगा, हाँ पता है, क्लासरूम में मिलेगा, ठीक है। जो पहले वाले सीए वॉरियर्स है, ठीक है, उनको क्लासरूम में मिलेगा। बाकी जिनको नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा है, क्लिक करो, जाओ एंड डाउनलोड करो, गूगल फॉर्म फिल करो एंड फटाक से गूगल क्लासरूम में आओ, अनाउंसमेंट में जाओ, सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स गेट ऑन द क्वेश्चन नंबर 10 and this is your question number 10 in front of your eyes, ठीक है। ये लीजिए, जस्ट एक बार आप वीडियो पॉज कर लो एंड इसको आप रीड कर लो। डन, रीड कर लिया आपने, वेरी गुड। क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 10, Mr. Sinha has invested in 3 mutual fund schemes as per detail below. Scheme number X, Y and Z. Date of investment. This is their date of investment. 1/12/2008, 1/1/2009 and this. Amount of investment. This much amount they have invested. Net asset value at the entry date. Entry date पे entry date जिस दिन उन्होंने investment किया उस दिन की NAV कितनी थी, ये थी, ठीक है। And dividend received 31 मार्च 2009 तक उसको उनको जो डिविडेंड मिला है वो 9500 का मिला है, 1500 और यहाँ पे नहीं मिला। तो मैंने बोला अगर डिविडेंड मिलेगा तो बहुत मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा तो नील मिलेगा, कुछ नहीं। NAV एज ऑन 31 मार्च 2009 का भी NAV दिया है विच इज 10.40, 10.1 एंड द 9.80। तो ये क्लोजिंग NAV है। इट मीन्स इट इज नथिंग बट योर ओपनिंग NAV, दिस इज नथिंग बट योर क्लोजिंग NAV, ठीक है। अब देखते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इफेक्टिव यील्ड पर एनम। कभी भी क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना, अगर उसने बोला है सिर्फ म्यूचुअल फंड का होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालो, इफ द क्वेश्चन इज ओनली टेलिंग टू यू दैट ओनली कैलकुलेट द म्यूचुअल फंड का रिटर्न, तो सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है, सिर्फ एंड सिर्फ दिस जो मैंने अभी जस्ट ये पढ़ा है, ओनली एंड ओनली दिस। और यहाँ पे आप वैल्यूज कैसे डिराइव करना वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे सामने लिखा है होल्डिंग पीरियड म्यूचुअल फंड यील्ड और रिटर्न। बट अगर क्वेश्चन ने बोला म्यूचुअल फंड यील्ड ऑन पर एनम बेसिस, देन यू हैव टू दिस फॉर्मूला, दिस 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इज ओनली एडिशनल एंड नथिंग एल्स। सिर्फ ये ऐड हुआ है और कुछ भी नहीं ऐड हुआ है, ठीक है। आओ देखते हैं आगे क्या बोला है। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स मिस्टर सिन्हा अप टू 31 मार्च 2009। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, ये जो क्लोजिंग नैव दिया है 10.40, हमें क्लोजिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा कैपिटल यील्ड निकालने के लिए। ये सब कॉस्ट, क्योंकि कैपिटल यील्ड कैसे निकलेगा, क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग वैल्यू निकालना कैसे जाएगा, डायरेक्टली तो दिया नहीं, अगर डायरेक्टली दिया होता क्वेश्चन में तो टेंशन नहीं। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स निकालने पड़ेंगे और नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने पड़ेंगे हमको। एंड नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे आ जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी हम लोग ने एडिशनल परचेस किया नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स 5 लाख डिवाइड बाय NAV एट द एंट्री डेट। तो हम लोग जब उसको डिवाइड करेंगे देन वी कम टू नो द ओपनिंग यूनिट्स। और एक बार ओपनिंग यूनिट्स मिल गया तो उसी का तो हम लोग यूज़ करना है कहाँ पे, क्लोजिंग यूनिट्स में, सो दैट वी कैन कैलकुलेट आर क्लोजिंग वैल्यू। सो फर्स्ट स्टेप ये वाले क्वेश्चन में क्या हो जाता है हम लोग का, सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग यूनिट्स निकालनी पड़ती है। तो ओपनिंग यूनिट्स क्या होता है, सिंपल है, 5 लाख डिवाइड बाय दिस, स्कीम Y 1 लाख डिवाइड बाय दिस, स्कीम Z 50,000 डिवाइड बाय दिस 10 रुपीज, ठीक है। तो आओ सॉल्यूशन एक बार आपको दिखा देता हूँ। The solution for this is very simple. This is your question number 10. तो हम लोग ने सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स ही निकाल लिया। क्यों निकालना जरूरी है, बिकॉज टू फाइंड आउट द क्लोजिंग वैल्यू, कि क्लोजिंग वैल्यू क्या आएगा उसके लिए निकालना। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इन स्कीम एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी सिंपल, म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड बी, म्यूचुअल फंड सी। हम लोग ने ये वैल्यूज लिखा एंड उसको डिवाइड कर दिया उसके नाउ एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो पहले का आंसर ये आ गया। सेकेंड का 1 लाख डिवाइड बाय 10 किया तो 10,000 यूनिट्स आ गया। थर्ड का 50,000 डिवाइड बाय 10 तो 5,000 यूनिट्स आ गया, बस आ गया। अब वेरी सिंपल, क्या मांगा है लोग ने, यील्ड बताओ, इफेक्टिव यील्ड पर एनम। तो निकालना इज वेरी सिंपल, कैपिटल यील्ड प्लस डिविडेंड यील्ड, टोटल इनकम हो जाएगा। तो कैपिटल यील्ड प्लस डिविडेंड यील्ड डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, और आई कैन से ओपनिंग वैल्यू डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे हमको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी। नंबर ऑफ डेज निकालना पड़ेगा। एंड नंबर ऑफ डेज कैसे निकालना है वो देख लो। पहले वाले स्कीम एक्स का क्या है, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है इसका, 1/12/2008। सो 1/12/2008 इज द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड क्लोजिंग डेट इज वॉट, 31 मार्च 2009। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा डेज।
तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 दिसंबर को इन्वेस्ट किया, सो पूरा दिसंबर, पूरा जैन फेब मार्च, सो दिसंबर में 31 डेज, जनवरी में 31, प्लस दिस डेटा इज ऑफ 2009 एंड 8, तो यहाँ पे कोई लीप ईयर आएगा नहीं, तो दिस इज योर 28 प्लस 31। जब आप इस सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 121 डेज। ठीक है, इसलिए जब मैंने सॉल्यूशन किया तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्या निकाल दिया यहाँ पे, इफ़ नंबर ऑफ यूनिट्स नॉट चेंज, तो जब नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज नहीं होता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग नैव माइनस ओपनिंग नैव, कुछ नहीं, दिस इज नथिंग बट योर कैपिटल यील्ड। डायरेक्टली आंसर कैसे डिराइव किया, मैंने बस कैपिटल यील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, और आपको भी एग्जाम में डायरेक्टली यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, या तो ये वाला, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स इस वाले क्वेश्चन में चेंज नहीं होंगे, तो यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला। ठीक है, इन योर क्वेश्चन ऑल्सो, so number of units multiply by closing NAV minus opening NAV plus dividend received divide by investment value multiply by 365 divide by number of days multiply by 100। so सबसे पहले म्यूचुअल फंड ए, the number of days will be 1 December 2009 नहीं है, this is 2008, so 2008 to 31st March 2009, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, दिस इज 31, 31, 28, 31 एंड यू विल गेट योर 121 डेज। यहाँ पे डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड करना है। अगर आपको क्वेश्चन ने बोला कि एक्सक्लूड द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर आप एक्सक्लूड कर सकते हो, बट अगर कुछ नहीं बोला तो इंक्लूड योर डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो करके। फिर ये सारे फॉर्मूलाज लिखे, वैल्यूज एक बार देख लो कैसे क्या आ रहा है। ये मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स स्कीम म्यूचुअल फंड ए का कहाँ से आ रहा है, ये मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स आ गया 4761905, तो आई हैव रिटन 4761905। देन दिस इज माई क्लोजिंग NAV, तो मैंने यहाँ पे क्लोजिंग NAV कितना है 10.40 एंड ओपनिंग NAV इज 10.50, तो दिस इज क्लोजिंग NAV 10.4, ओपनिंग दिस इज 10.5, प्लस दिस इज माई डिविडेंड इनकम ऑफ 950, डिविडेंड इनकम 9500, सॉरी 950 लिखा है, 9500। ठीक है, देन डिवाइड बाय क्या करेंगे, ओपनिंग वैल्यू, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हाउ मच 5 लाख, तो यहाँ पे आप किससे डिवाइड कर दोगे 5 लाख से। एक एक जीरो कहाँ उड़ा दिया मैंने, सब में उड़ा है क्या, नहीं एक में ही था। ठीक है, होता है ह्यूमन एरर। अब क्या करेंगे, दिस माइनस दिस करोगे तो आपको देखो आंसर माइनस में आएगा। मैंने बोला ना, ये देखो नैव कम हो रहा है, ओपनिंग नैव इतना था, क्लोजिंग नैव ये हो रहा है, यानी नैव कम हो रहा है, तो नैव कम होगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे प्लस दिस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4738095। ये तो एज इट इज़ वही है, इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100, देन यू विल गेट योर आंसर दिस करके। ठीक है, डन। एक बार चाहिए तो रुक जाओ, मैं कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान दो, हुआ क्या कि यहाँ पे मैंने 50,000 लिख लिया था, एक्चुअली यहाँ पे कितना था 5 लाख था, तो ये सिली मिस्टेक्स हो गई, एक जीरो की वजह से पूरा आंसर रॉन्ग हो रहा था, बट ठीक है आंसर राइट आ रहा था, बट यहाँ पे ये आंसर अमाउंट है, तो ये 5 लाख है, डिवाइड बाय 10.50 होता है, सॉरी फ्रॉम माई साइड, ह्यूमन एरर आर देयर करके। आप एग्जाम में ये गलती मत करना, जीरो एकदम अच्छे से लिखना। ठीक है, तो इसका यूनिट्स कितना निकल के आएगा 47619.05 यूनिट्स, तो यहाँ पे सिर्फ वही लिखना है 47619.05 यूनिट्स डिवाइड बाय 5 लाख। इसको इससे माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको इससे माइनस करोगे आपको ये वाला अमाउंट मिल जाएगा, फिर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस ये करोगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर ये निकल के आ जाएगा, डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.858% पर एनम, या फिर आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो 0.02858। ठीक है, टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड बी भी सेम इसी तरह करना है। ठीक है, दिस इज स्कीम एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड है ए बी सी, रुक जाओ, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड इट इज जेड। चलो म्यूचुअल फंड वाई देख लो कैसे करना है, म्यूचुअल फंड वाई भी सेम इसी तरह करना है, वेरी सिंपल। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या था 1/1/2009। ठीक है, तो 1/1/2009 इज योर डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और आप क्लोजिंग किस पे कर रहे हो 31 मार्च 2009 पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डेज होते हैं पहले वो फाइंड आउट करना, फिर फॉर्मूला रखना, सारे वैल्यूज डाल देना। ठीक है, सो यहाँ पे देख लो म्यूचुअल फंड वाई
नंबर ऑफ होल्डिंग कितने हो जाएंगे 1 जैन टू 31 मार्च 2010। तो जैन में कितने डेज हो गए 31, फेब में 28 और यहाँ पे 31, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 90 डेज। फिर सेम फार्मूला, नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000, यहाँ पे 10,000 यूनिट्स आएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स रख दिया कितना 10,000 यूनिट्स, तो यहाँ पे 10,000 यूनिट्स आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दिस इज योर क्लोजिंग नैव, दिस इज योर ओपनिंग नैव, तो ये रख दिया। प्लस 1500 इज योर डिविडेंड रिसीव्ड, 1500 इज व्हाट योर डिविडेंड रिसीव्ड करके वो रख दिया। एंड डिवाइड बाई इट इज 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 365 बाय 90, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स इट। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज 2500 डिवाइड बाय 1 लाख, दिस एंड सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 10.139% पर एनम, और इन डेसिमल इट इज दिस करके, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन डू, स्कीम जेड के लिए अगर आप चाहो तो खुद से एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करके इसी मोमेंट पे, ठीक है। मतलब पीछे रफ में जाके सॉल्व करना, एक बार ट्राई करो रफ में, उसके बाद आप स्कीम जेड वाला सॉल्यूशन देख लेना। बट आपको मैं एक स्कीम जेड अब बता देता हूँ, अगर आपने कर लिया हो वीडियो पॉज करके कर लो, ठीक है। डन। अब देखो यहाँ पे डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 13/2009, क्लोजिंग किस पे कर रहे हैं 31 मार्च 2009, तो कितने डेज का गैप हो गया 31 डेज का। तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यूचुअल फंड जेड, माई नंबर ऑफ डेज इज हाउ मच 1 मार्च, ये डेट्स में आपको सही करके सॉल्यूशन भेजूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, 1 मार्च टू 31 मार्च, ठीक है। तो 31 डेज हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5,000 यूनिट्स, 50,000 डिवाइड बाई 10, 5,000 यूनिट्स आ गया। देन इट इज़ योर क्लोजिंग एनएवी, दिस इज योर ओपनिंग एनएवी, क्लोजिंग 9.8, दिस इज 10। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एनएवी डाउन हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। सो दिस इज इन माइनस 9.8 दिस, और जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो भी आपका माइनस में हो जाएगा, दैट इज -23.55% और 0.2355%। सेम कैलकुलेशन सारी चीज़ें यहाँ पे डाली गई है, बस जो आपका फाइनल आंसर है वो है माइनस में, ठीक है। तो प्लस माइनस ये सारी चीज़ें बहुत आपको अच्छे से देखनी है, एंड दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, एक बार मैं आपका आंसर मैच करा देता हूँ, ठीक है, वो भी ज़रूरी है ना, आंसर मैच, आईसीए का मॉड्यूल आ जाओ, आ गया क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 में नंबर ऑफ यूनिट्स 47619,015, 47619,005, सेकेंड वन इज 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स, थर्ड वन इज 5,000, 5,000। उन्होंने बॉक्स में किया, बट आपको एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है जैसा मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया है, आंसर गलत होने के चांसेस नहीं होते। बॉक्स में बहुत कभी कभी डेटा ऊपर नीचे हो जाता है तो गलत होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो आपको बॉक्स बना के नहीं करना है, जैसा मैंने किया है वैसा ही करना। फाइनल आंसर के मार्क्स होते हैं, ये जितने भी अमाउंट आ रहे हैं इन सब के आपको मार्क्स होंगे। जब मैं आपको आंसर शीट ये भेजूंगा तो मैं आपको इसको सबको हाईलाइट करके भेजूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड एक्स का रिटर्न ये है, दैट इज 2.858 और 859%, राउंडिंग ऑफ एरर होता है। म्यूचुअल फंड जेड, म्यूचुअल फंड वाई का रिटर्न है 10.139%, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड जेड, तो ये आपका म्यूचुअल फंड जेड है विच इज़ 23.55% और -0.2355% पर एनम एंड दिस करके, ठीक है। सो आंसर इज गॉट मैच्ड। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर करके। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखना। अगर आपको कंसेप्चुअली चीज़ें समझ में आ चुकी है तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट्स ऊपर नीचे होने की वजह से कुछ नहीं होता, मेन चीज़ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। जब आप अमाउंट क्वेश्चन से रुक के इस पर लिख रहे हो वो भी आपको बहुत एक्यूरेट हो रहा है। देखो एक जीरो खत्म हुआ, आंसर तो भले आ गया, आंसर इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ डिविडेंड से भी हटाया हुआ था और ये सारी चीज़ों से हटाया था, बट स्टिल आप जब अमाउंट उठा के नीचे रखो तो बहुत बारीकी से रखना और एकदम देख के रखना, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करो, पहले ये लिखना। डन, श्योर, ये लो, ठीक है। म्यूचुअल फंड एक्स, डन। म्यूचुअल फंड वाई, गॉट इट, एंड देन म्यूचुअल फंड जेड, ठीक है। गुड न्यूज।
अब ना क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, बस एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ना। पढ़ा? सेम एज क्वेश्चन नंबर 10, सेम, बस क्या चेंज है? डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दिस थिंग सेम एज। एक मिनट, इसके अंदर लगता है क्वेश्चन नंबरिंग में कुछ चेंजेस हुए। लेट मी टेक यू टू द क्वेश्चन 11। रुक जाओ, मॉड्यूल में जाना दो, जस्ट 1 सेकेंड। सेम नहीं है, वो अलग है। आपको बैकग्राउंड में ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही है ना? पीछे गाने बज रहे हैं मेरे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 इज डिफरेंट, नॉट अ सेम। इसके बारे में हम नेक्स्ट डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, डोंट वरी अबाउट, ठीक है? चलो, ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्या है, तो आप इसको जस्ट लाइक कर देना, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि ठीक है फॉर्मूला समझ के आपने आपने अगर ये क्वेश्चन लिख लिया है, वीडियो लाइक करो, कमेंट में लिख दो कि ठीक है समझ में आ गया। कोई भी डाउट है आप मेल कर सकते हो। वो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 इसलिए लिखा है बिकॉज मेरे पास जो ICI की मॉड्यूल है उसके अंदर सेम क्वेश्चन वापस रिपीट किया हुआ है, तो मुझे लगा सेम यहाँ पे भी होगा। ये वाला मटेरियल मैं देखना थोड़ा भूल गया, दैट्स वाई आई रिटर्न देयर ऑन कि क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 रखो, क्योंकि 11 सेम जो ओल्ड वाला मटेरियल है उसके अंदर सेम क्वेश्चन उन्होंने रिपीट करके दिया, इसलिए मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। बट डोंट वरी, क्वेश्चन नंबर 11 इन लोगों ने नए मटेरियल से हटा दिया है, हम लोग अपडेट के हिसाब से चलेंगे और इसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा। एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है रिकमेंड करो, ठीक है, और फटाफट ज्वाइन करो। फिर फास्ट ट्रैक बैच अपना खत्म करना है जितना जल्दी हो सके उतना, बट प्रैक्टिस आपकी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है? दैट्स सी यू।